तो गेम वन में 18, 21, 27 ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट तो नहीं? गेम वन का क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 राइट। अगर आपके पास गेम है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। 18 क्वेश्चन में दिया आर बी ए रिलेशन फ्रॉम रैशनल सेट टू रैशनल सेट। मतलब एक रिलेशन है आर जो सेट ऑफ रैशनल से सेट ऑफ रैशनल्स पर डिफाइंड है। डेफिनेशन दी हुई है क्या? सच दैट ए रिलेटेड टू बी क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18 ना? हाँ, ये देखो इसका डेफिनेशन, इसका सेट है ए कॉमा बी, मतलब ए इनपुट से बी आउटपुट मिल रहा है कब? जब ए और बी दोनों रैशनल है और ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। मतलब दो फ्रैक्शंस, दो रैशनल फ्रैक्शंस का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब इन्होंने बोला कि पहला पार्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं। तो ए इज रिलेटेड टू ए, ट्रू की नहीं? इफ आई से ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब है ए माइनस ए which is 0 and 0 is definitely a rational number. Sorry, 0 is definitely an integer. So सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? तो पहला पार्ट ट्रू हो गया। और दूसरा पार्ट क्या था? ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी, मतलब सिमेट्री टेस्ट करना कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ए लेट ए रिलेटेड टू बी है ना, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी इज इंटीजर। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो नेगेटिव इंटीजर उस इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होगा, तो ये भी इंटीजर होगा, मतलब बी माइनस ए इंटीजर होगा, इसका मतलब बी इज रिलेटेड टू ए। तो अगर ए बी जो है तुम्हारा वो आर का एलिमेंट है तो देन बी कॉमा ए भी आर का एलिमेंट होगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू है, मतलब प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों आपने प्रूफ कर दिया। एनी डाउट? फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, 21st क्वेश्चन देखो। 18 में सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? 21st देखो, 21st ये किसका डाउट था? दीक्षांत तुम्हारा था? 21st में डाउट है, 18 ऐसे मजे लेने के लिए भेज दिया बेटा। तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही, मैं देख रहा हूँ, है ना? 21st क्वेश्चन देखो। इसमें नहीं तो फिर 27, 28 तो तूने लिखा ही नहीं। 27 एंड 28 भाई किसी किसी और को तो नहीं है? चेहरा को देख करके तो ऐसा लग रहा है किया ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि नहीं किया ही नहीं है। एनीवे 27, 28 की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये है 27, ये है 28, इन्हीं की बात कर रहे थे आप? ट्वेंटी सेवन 28 पढ़ लो जरा एक बार तो। किसका इसका हो गया 27? 27th क्वेश्चन जिसका इसका हो गया, जस्ट लेट मी नो। आप लोग हाथ ऊपर कर दीजिए जिसका इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 27 गेम 1। ये क्या बात है भाई?
रीत हुआ? ट्राई नहीं किया? नहीं हुआ? सबने ट्राई किया, नहीं हुआ? अच्छा जी, मतलब काफी दिलचस्प प्रॉब्लम है? खतरनाक टाइप की। लेट डब्ल्यू डिनोट्स द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, है ना? मतलब है कि W जो है वो क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी। और फिर बोल रहे हैं कि x, y एक रिलेशन आ रहा है जिसके अंदर इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x एंड y दोनों W के एलिमेंट होंगे, क्योंकि W + W का एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, with the condition that x and y have at least one letter common। तो x क्या है? x एक वर्ड है, और y भी क्या है? y भी एक वर्ड है। दो वर्ड, डिक्शनरी के कोई दो वर्ड इस रिलेशन से तभी रिलेटेड माने जाएंगे जब उनमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो। तो कहने का मतलब आप बोल रहे हो कि x अगर y से रिलेटेड है तो दिस इंप्लाइज x and y have at least one common letter अल्फाबेट। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे बैट और कैट रिलेटेड होंगे क्योंकि दोनों में दो दो लेटर कॉमन है ना, एंड बैट एंड पुट भी रिलेटेड होंगे क्योंकि टी कॉमन है कि नहीं? बोलो। तालिबान और वर्ड रिलेटेड होंगे? तालिबान एंड वर्ड क्या कॉमन है? हाँ, वर्ड वर्ड WORD, वर्ल्ड नहीं बोला मैंने, तालिबान और दुनिया को रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है? एनीवे जो भी है, सन और कैट रिलेटेड होंगे? नो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रिलेटेड का क्या मतलब है? आप बोल रहे हैं क्या कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर वर्ड अपने आप से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। क्योंकि एक लेटर कॉमन चाहिए, कोई वर्ड का खुद से सारे के सारे लेटर कॉमन होते हैं, राइट? तो एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव तो अनडाउटेडली हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर x रिलेटेड टू y है, x और y में कॉमन लेटर है, तो y और x में भी कॉमन लेटर है, सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं? तो थोड़ा सा एनर्जी दिखाया करो यार, जब समझ में आए ना तो चेहरे पे थोड़ी लाइट आनी चाहिए, फेस में थोड़ा ग्लो आना चाहिए। मानते हैं कि आप जो है मास्क वास्क लगा के बैठे हुए हो, कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एनर्जी लेवल तो ऐसा दिखना चाहिए ना, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? अगर ए और बी में कुछ कॉमन लेटर है, एक्स और वाई दो वर्ड हैं जिसमें कुछ कॉमन है, और वाई और जेड में भी कुछ कॉमन है, तो क्या एक्स जेड में भी कॉमन होना जरूरी है? क्यों? क्यों कॉमन है? एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड लेते हैं, चलो। एक्स रिलेटेड टू वाई सन रिलेटेड टू मून, नहीं? सूरज और चांद रिलेटेड तो है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? एन कॉमन है। और मून रिलेटेड टू क्या? बोलो, अरे बोल दो यार कुछ। मार्स बोल दे, मार्स है? मार्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तो कुछ और ले लो यार, कुछ भी ले लो, जरूरी थोड़ी है कि प्लेनेट ही लेना है, हैं?
नेट नेट नहीं लेना, नेट नहीं। हाँ सही बात, पकड़ लिया पकड़ लिया, मैट मैट। हाँ जी, तो ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में n कॉमन है और इन दोनों में m कॉमन है, बट ये और ये सन इज रिलेटेड टू मैट है क्या? नो, नॉट रिलेटेड। इसका तो ट्रांजिटिविटी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉन ट्रांजिटिव। ये 27th आई थिंक ऑल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? 28 की बात कर लेते हैं जी। 28 किसका डाउट था? किसी का नहीं था? पटी जी तुम्हारा था? पढ़ लो एक बार, जोर से पढ़ो, लाउड एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सभी लोग रीड करो। रीड द क्वेश्चन। A and B are two sets containing 2 and 4 element respectively. A सेट में 2 एलिमेंट है और B सेट में 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 4। एग्रीड? तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे बताओ भाई? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B एंड देयरफॉर इट इज 8। A क्रॉस B में 8 एलिमेंट कॉमन है। अब वो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, है कि नहीं? तो मान लो वो x1 y1 x1 y2 x1 y3 x1 y4 ऐसे ही होंगे ना? ऐसे x2 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x3 y4। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि A में 2 एलिमेंट थे x1 एंड x2 और B में 4 एलिमेंट थे y1 y2 अप टू y4, 4, तो 8 पेयर बन गए, राइट? A क्रॉस B सेट देख रहे हो, 8 एलिमेंट का सेट है। अब इसके सबसेट्स की बात हो, कितने सबसेट्स होंगे टोटल? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B 2 के पावर 8, दैट इज 256। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। बट ये नहीं पूछा, नहीं पूछा। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैविंग 3 आर मोर एलिमेंट। तो ये जो 2 की पावर 8 है, ये एक्चुअली है क्या? ये है 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन 8C8। मानते हो कि नहीं मानते? 8C0 क्या बताता है? नल सबसेट का नंबर। एक सबसेट ऐसा है जो नल है, एम्प्टी सबसेट। एनसी 8C1 क्या बताता है? सिंगलटन सबसेट। एक एक ऑर्डर पेयर वाले कितने सबसेट होंगे? तो 8 होंगे। दिख रहा है कि नहीं? 8 होंगे। सिंगलटन सबसेट चाहिए ये वाले तो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। 8C2 वाले कितने होंगे? डबलेट्स, 2 ऑर्डर पेयर वाले सबसेट्स। अरे हाँ कि नहीं? हमें ये वाले नहीं चाहिए, जो 3 हमने दिखा दिए ये नहीं चाहिए और बाकी सारे चाहिए। 3 और मोर वाले सारे चाहिए, मतलब तुम्हें ये समेसन चाहिए बेटा, ये। तो ये समेसन टोटल कितना है? 2 की पावर 8 है, तो ये तीनों इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ आंसर क्या है, जल्दी बोलो। Therefore number of subset having 3 or more element क्या आया? Number of subsets having 3 or more elements is equal to 2 raised to the power 8 minus 8C01 8C1 8 8C2 होता है 28, 8 7 जा 56 by 2 28। अब आंसर आ गया 256 में से कितना कम किया आपने? 37। 219 कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग गेम 1? ऑल डन?
तो गेम 2 पे चले। गेम टू में जो डाउट शेयर हुए हैं मेरे पास में, अब निशांत तुम्हारा कोई डाउट नहीं है, बालक डाउटलेस हो गए आजकल तुम्हें, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप कॉर्नर में जाके बैठ गए हो, है इन्हीं में से है कि कुछ अलग भी है? गेम 2 में क्वेश्चन नंबर 20, 21, क्वेश्चन नंबर 4, 12 का सी एंड आई, 20, 21, 4 एंड 12। चलो भाई, गेम 1 आई एम क्लोजिंग इट, गोइंग टू गेम 2। गेम 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, एक क्लास में हो गए थे, ओके वेल डन। तो हमें डिस्कस करना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ था क्या? हो गया था सर? नहीं हुआ था। और थर्ड हो गया था? फर्स्ट तो हो गया था, फर्स्ट और सेकंड हो गया था, थर्ड एंड फोर्थ मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया था जहां तक मुझे याद है। हो गया था? थर्ड हो गया था, फोर्थ नहीं होता, अच्छी बात। तो फोर्थ जिसका जिसका नहीं हुआ देख लो, बाकी जिसका हो गया वो थोड़ा पेशेंस रखें। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें बोला कि Z1 रिलेटेड टू Z2, Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये रिलेशन जो है वो सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है? Z1 related to Z2 if and only if Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 is K, where K is a real number. Agreed? यही बोलना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो और उसका सम करो और रेशियो ले लो, अगर वो रेशियो रियल नंबर है तो दोनों नंबर रिलेटेड है, अगर वो रेशियो नॉन रियल है तो रिलेटेड नहीं। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। Z1 related to Z1, Z1 minus Z1 जीरो जीरो रियल नंबर, तो इट इज क्लियरली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि Z1 रिलेटेड टू Z1, और सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2 रियल है, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1, इसी का नेगेटिव नंबर भी क्या होगा? रियल का नेगेटिव भी रियल होता है ना? तो सिमेट्रिक एज वेल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब कहानी आ गई ट्रांजिटिविटी, फिर ट्रांजिटिविटी टेस्ट कर ले, कैसे करेंगे? तो जरा इसी रिलेशन को थोड़ा और ध्यान से देखो, थोड़ा और सिंपल। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा तो आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2Z1, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस 2Z2 इज इक्वल टू K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1। एग्रीड? Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस K अपॉन 1 माइनस K। अगर K रियल है तो 1 प्लस K अपॉन 1 माइनस K भी रियल नंबर होगी। मतलब ये रिलेशन क्या है कि Z1 अगर Z2 से रिलेटेड है तो Z1 Z2 का रेशियो रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है, Z1 बाई Z1 रियल है, Z1 बाई Z2 अगर रियल है तो Z2 बाई Z1 भी रियल नंबर होगा। और ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे तो लेट Z1 रिलेटेड टू Z2 एंड Z2 रिलेटेड टू Z3। इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 बाई Z2 मान लो K है, एंड Z2 बाई Z3 क्या है? M है, और M और K दोनों क्या है? रियल है कि नहीं? दो रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? इमेजिनरी? नहीं, रियल ही होता है। तो Z1 बाई Z2 इंटू Z2 बाई Z3 क्या हो जाएगा? K इंटू M, वो भी रियल होगा। तो Z2 Z2 कैंसिल होकर के क्या आएगा? Z1 बाई Z3 रियल, and therefore Z1 related to Z3।
इसका मतलब है कि अगर Z1 Z2 से रिलेटेड होगा और Z2 Z3 से होगा तो Z1 Z3 से भी रिलेटेड होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो कैसा रिलेशन आ गया ये? हाँ, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बताइए। गेम 2 का 6 तो तुमने पूछा नहीं है बेटा, अभी डाउट है, भूल गए। छठा क्वेश्चन में क्या डाउट है बता दो। हम्म, क्या पूछा गया 6 क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट रिलेशन एज्यूमिंग ईच कंपोनेंट रिलेशन टू बी डिफाइंड रियल टू रियल। बी और डी। 6 का बी, वाई स्क्वायर साइन एक्स से रूट साइन एक्स से, इस ये कब डिफाइंड होगा? जब y रियल, y टू बी रियल, वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब रूट ऑफ साइन एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सिर्फ डिफाइंड होना चाहिए क्वांटिटी। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस टू बी डिफाइंड, डिफाइन हुआ तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव वाला लफड़ा नहीं है। लफड़ा है कि ये डिफाइंड हो। डिफाइन होने की कंडीशन क्या है? साइन एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, ये मैं बताऊंगा कि आप मुझे बताएंगे? अरे आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? अरे बोलो, मैं बताऊंगा? आप बताएंगे ना, तो बताइए जल्दी बताइए बताइए। साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? ये साइन एक्स का फोटो है, बहुत सुंदर ग्राफ है, इसकी ब्यूटी को देखो, अपने आप समझ में आएगा कि कब ये पॉजिटिव होता है और कब ये नेगेटिव होता है। कब पॉजिटिव होता है भाई? 0 से पाई में, फिर 2 पाई से 3 पाई में। मतलब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? -2 पाई से -पाई में, मतलब 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई क्लोज्ड यूनियन n कैन बी एनी इंटीजर। ये आ गया x बिलोंग्स टू। ठीक है जी, बिल्कुल बात समझ आ रही है सबको? इसके बाद 6 का डी, डी बोला था, बस वही है, लॉग साइन एक्स। अच्छा वही नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा। कितने लोगों को दिख रहा है आंसर? लॉग साइन एक्स डिफाइन होने के लिए साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बट वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए ना। वाई अगर रियल है तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसको हटा दो। अब देखो जी, y to be real, y square is greater than equal to 0, therefore log of sin x has to be greater than equal to 0, मतलब log of 1। हाँ या ना? अब बिकॉज लॉग का बेस नहीं पता है तो हम इसको कॉमन लॉगर मान के चलेंगे, 10 बेस मान के चलेंगे। तो अगर यहाँ 10 बेस है और यहाँ 10 बेस है, तो इसका मतलब है साइन एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट द प्रॉब्लम है साइन एक्स 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? कुछ लोग सोच रहे हैं क्या पता हो जाए।
मूड चेंज हो जाए साइन एक्स का, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो साइन एक्स कांट बी ग्रेटर देन 1। तो पहले वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है नल सेट और यूनियन। साइन एक्स 1 कब होता है? 4n+1 π/2 such that n can be any integer। अब बोलो आगे। अब नल सेट का किसी भी सेट में यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा। फाइनल आंसर तुम्हारा है x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलो। बस 4n+1 π/2 such that n in any integer। मतलब ये कैसे इंटीजर आ रहे हैं, कैसे π/2 के मल्टीपल आ रहे हैं? -3 π/2, 5 π/2, π/2, 4 ऐड करते जाओ, 9 π/2, 13 π/2, ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल्स आएंगे। इधर नेगेटिव में भी इन्फिनाइट जाएंगे और पॉजिटिव में भी इन्फिनाइट जाएंगे। दिस इज द डोमेन फॉर द लास्ट पार्ट, डी पार्ट। इज दैट क्लियर? और बताइए जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का सी एंड आई। क्वेश्चन नंबर 12, सी पार्ट एंड आई पार्ट। ये देखो 12 का। अब इसमें देखो आपने फंक्शन का 4 मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का, ये तो याद ही होगा आपको। एनालिटिकल फार्मूला, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली। और वो चारों मेथड में फंक्शनैलिटी का टेस्ट भी होता है। एनालिटिकल फार्मूला दिया हुआ है तो वन मेनी टेस्ट, वन मेनी रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। वन मेनी टेस्ट कैसे करते हैं याद है ना? अगर आपने लेक्चर देखा हो या 11th का याद हो तो आपको याद होना चाहिए। वन मेनी टेस्ट कैसे करते हैं? वन मेनी है या नहीं है ये टेस्ट कैसे करते हैं? आप मान लेते हैं कि x1 इक्वल टू x2। मान लो x1 का आउटपुट है y1 और x2 का आउटपुट है y2। और अगर आप x1 x2 को इक्वल मान लो, x1 इक्वल टू x2, और इस एजम्पशन से आगे वर्कआउट करो f(x1) और f(x2), अगर ये दोनों अनइक्वल आ गए, मतलब y1 इज नॉट इक्वल टू y2 आ गया, तो ये वन मेनी रिलेशन हो जाएगा। और वन मेनी का मतलब नॉट अ फंक्शन, क्योंकि भाई इनपुट सेम, इनपुट दोनों सेम हो गए बट दो आउटपुट डिफरेंट है। एक ही इनपुट से दो आउटपुट हो गया तो क्या हो गया? नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। बट इफ x1 इज इक्वल टू x2 implies y1 इक्वल टू y2, इसका मतलब है कि ये वन मेनी नहीं हो सकता। वन मेनी होने की कंडीशन को डिनाई कर रहा है। सेम इनपुट से डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि इट इज फंक्शन। ये है एनालिटिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एनालिटिकल टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। क्लियर है? और ग्राफ अगर है तो ग्राफ के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन अगर एक ही बार कट कर रही है, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्स फिक्स कर दिया तुमने, एक्स कांस्टेंट। अब एक कट कर रही मतलब किसी गिवन एक्स से एक आउटपुट, बट अगर एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो वन इनपुट मेनी आउटपुट हो गया। वन मेनी मतलब नॉट ए फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी करेंगे, ग्राफिकली। ऑर्डर पेयर तो देख के पता चल जाता है, डायग्राम पर देख के पता चल जाता है। अब बात आ रही है कि 12 का आपके मित्र ने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 और सी एंड आई, सॉरी सी एंड आई। अब पता नहीं इसमें क्या इसको नजर आया। सी पार्ट ये है साहब, ये वाला, और आई पार्ट वो वाला, और इनको कुछ कंफ्यूजन है इसमें। तो लेट मी टेक अप दीज टू। किसी और का कोई और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सी पार्ट, y स्क्वायर इक्वल टू 2 tan x प्लस 5।
यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है कि ये नॉट अ फंक्शन। कैसे पता चला मेरे को? जब मैं y में इवन पावर देखूंगा या मॉड y देखूंगा, इसका मतलब है कि अगर मॉड y या y स्क्वायर की वैल्यू मान लो 1 आ गई तो y की तो वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूं तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। y स्क्वायर 5 का मतलब y क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 5। तो इनपुट 1 और आउटपुट 2, नॉट अ फंक्शन। अब बात है कि अगर आप बोलते कि सर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो जस्ट आंसर निकालने का तरीका होता है, यस आंसर ही निकाल रहे हैं। अगर आपको पुट करके नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। डिस्प्रूव करने का एक मेथड होता है। दूसरा तरीका क्या है कि x1 इक्वल टू x2 से चलो, तो tan x1 इक्वल टू tan x2 होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर दो एंगल सेम है तो उनका tan भी सेम होगा, तो 2 tan x1 2 tan x2 के इक्वल हो जाएगा। फिर 5 इधर भी ऐड कर दो, 5 उधर भी ऐड कर दो, तो आ जाएगा क्या y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? या तो y1 y2 इक्वल होंगे या y1 इक्वल टू नेगेटिव y2 होगा। अगर सिर्फ ये आता तो बोलते कि फंक्शन है, बट y1 इक्वल टू माइनस y2 बता रहा है कि ये वन मेनी रिलेशन है, वन मेनी रिलेशन देयरफॉर नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। आगे बताइए, अगला कौन सा पार्ट था? ith पार्ट। ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? जैसे x को 0 पुट कर, नहीं x को π/2 पुट कर दो, x इक्वल टू π/2 पुट कर दो इस वाले में, तो आ जाएगा मॉड y इक्वल टू 1 3 माइनस 2। तो y क्या आ जाएगा? -1 एंड 1। इनपुट 1, आउटपुट अनेक, तो 2। तो कैसा हो गया? वन मेनी रिलेशन हुआ जो कि फंक्शन नहीं है। ऑब्वियस बात है। और कुछ हो गया? आगे बढ़िए। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 गेम 2 का। गेम 2 का और भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। 20 और 21 के पहले भी अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। नहीं है तो भाई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है, नहीं है। 20 एंड 21, 18 19 20 21 22 23, ये 6 क्वेश्चन जो थे वो रिलेटिवली इसके में टोटल 7-8 क्वेश्चन ही ठीक थे, बाकी सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो रिलेशन वाले 2-3 सही थे, तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाले 2-3 क्वेश्चन सही थे, और ये वाले क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक है। जिसमें 20 और 21 तो डेफिनेटली सही है, अच्छा क्वेश्चन, हालांकि हो जाना चाहिए था। फिर भी 18 में कोई डाउट नहीं किसी को, 19 में भी कोई डाउट नहीं, 20th 20th क्वेश्चन में अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, मतलब है कि कुछ ऐसा है। मान लो ऐसा एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर में एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, मतलब ऐसा कुछ है। ऐसा, फिर क्या बोला? एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ द सिलेंडर।
एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट एक्स। अब ये सिलेंडर तो भाई कितने सिलेंडर ऐसे इंस्क्राइब हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। सिलेंडर तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा। ये भी तो एक सिलेंडर हो गया इंस्क्राइब, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसका हाइट चेंज हो गया। तो मान लो मैंने बोला कि ये हाइट है एक्स, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये एक्स चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना, लिख देते हैं। इसको हटा दो, अब ये वाला हटा दो, ये तो जस्ट ये बताने के लिए है कि देयर कैन बी इनफिनाइट मेनी सिलेंडर्स देयरफॉर इनफिनाइट मेनी पॉसिबल वॉल्यूम्स। वॉल्यूम को किसके फॉर्म में लिखना है? वॉल्यूम सिलेंडर का होता क्या है? ये हाइट है, देख रहे हो? ये जहां पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, ये पॉइंट सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। सिलेंडर का भी सेंटर होगा और स्फीयर का भी सेंटर होगा, है ना? वो अगर ये टोटल एक्स है तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? x/2। अरे भाई सिमेट्री होगी ना। अच्छा ये क्या होगा, ये रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, और ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ स्फीयर। तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है कि नहीं? क्या रिलेशन आ रहा है? स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h, यही होता है। व्हाट इज आर? आर स्क्वायर क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और h क्या है? x। यही फार्मूला है कि नहीं है? ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। सब लोग को समझ में आ गई बात की नहीं? अब क्या पूछा इन्होंने? इंडिकेट द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, प्रिसाइजली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम सिलेंडर ही नहीं रहेगा। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए 2r माइनस एक्स इंटू टू, एक्स तो पॉजिटिव होगा हाइट में, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 2r माइनस एक्स इंटू 2r प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस 2r से 2r। अरे फेविकर मेथड लगा लो यार। माइनस 2r एंड 2r एंड 0। तो ये आ गया तुम्हारा नेगेटिव, ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव, और ये आ गया नेगेटिव। तो एक्चुअली 0 से 2r आंसर आना चाहिए ना। क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट है, तो x हैज टू बी पॉजिटिव। तो 0 से 2r इज द डोमेन। अब जरा देखो, जब x 0 हो जाएगा तो सिलेंडर की हाइट 0 हो जाएगी, तो सिलेंडर ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ऐसा वाला सिलेंडर ऐसा। अभी तो हाइट मैंने 0 नहीं करी, इट इज क्लोज टू 0।
बट अगर हाइट 0 कर देंगे तो ये जस्ट एक लाइन हो जाएगी ऐसे, तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 2r हो जाएगी तो वर्टिकल लाइन बन जाएगा, उसका स्मॉल r 0 हो जाएगा, बेस का एरिया 0 हो जाएगा, तो फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। तो वो दोनों केसेस में सिलेंडर वैनिश कर जाएगा, देयर विल बी नो सिलेंडर फॉर्म, इसलिए ओपन इंटरवल रखा 0 to 2 एंड x कैन बी बिटवीन 0 to 2 और एनीथिंग। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। एनी डाउट? सबको क्लियर है? अब आ जाओ 21st क्वेश्चन, अपने आप करके बता जरा 21st। सिचुएशन ऐसे ही है, सिर्फ कोन, सिलेंडर की जगह क्या हो गया कोन, सिलेंडर की जगह कोन कर दो, इंस्क्राइब करके और कैलकुलेट करके बताओ। A right cone is inscribed in a sphere of radius r. Find the functional relationship between the lateral surface area capital S of the cone and its generatrix. Indicate the domain of definition. अब देखो इसमें राइट कोन की बात कर रहे हैं। What do you mean by right cone? What do you mean by cone? तो कोन तो तुम्हें पता है कि एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट जब एक लाइन मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द फिक्स्ड लाइन रोटेट्स, ये फिक्स्ड लाइन को एक्सिस बोलते हैं और ये जनरेट्रिक्स होती है। जब ये रोटेट करती है तो एक कोन फॉर्म होता है ऐसा। कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा 11th में आपने, तो एनसीईआरटी में ये इस पर पूरा आर्टिकल है कंप्लीट कि दिस इज कॉल्ड कोन। और इस कोन का अलग अलग डायरेक्शन में अगर कट करते हैं तो सर्कल, पॉइंट, पैराफ्लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सारे बनते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोनिक सेक्शंस। अब ये जनरेट्रिक्स से ध्यान देना, ये और इसको क्या बोलते हैं, ये जो फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, और ये बेस का होता है रेडियस आर, और इसको क्या बोलते हैं हाइट, है कि नहीं? अरे कोन में यही सब तो होता है। इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो अब कोन तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये कोन है, और कोन ऐसा भी हो सकता है, सेंटा क्लॉज का जैसे टोपी होती है ना, ऐसा भी कोन हो सकता है। ये इसको राइट कोन बोलते हैं, राइट कोन, और उसको क्या बोलते हैं रॉन्ग कोन। इसको ये राइट कोन नहीं है, इट इज नॉट अ राइट कोन। हाउ डू वी डिसाइड वेदर अ कोन इज अ राइट कोन और नॉट राइट कोन? जस्ट हाइट जो है उसका हाइट, ऑल्टीट्यूड, वो बेस के साथ में एंगल 90 बना रही है या नहीं बना रही। तो राइट एंगल पे है तो राइट कोन। समझ में आ गई बात? ऐसे राइट कोन, राइट पिरामिड, राइट सिलेंडर। अब सिलेंडर अगर ऐसा है, बताया भी था मैंने शायद कभी, सिलेंडर अगर ऐसा है तो इसको राइट सिलेंडर बोलते हैं क्योंकि हाइट इसकी परपेंडिकुलर टू बेस है। लेकिन अगर सिलेंडर ऐसा है, ये भी तो सिलेंडर है, पाइप पाइप ऐसे काट दो, ऑब्लिक कर दो, जब उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर बेस होगा तो राइट, और अगर ऐसा ऑब्लिक हो गया तो नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सर्कुलर सिलेंडर तो है लेकिन राइट नहीं। मोरओवर
अब इतनी बात समझ में आ गई, तब क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चन को पढ़ो। एक स्फीयर में एक कोन इंस्क्राइब किया गया, अच्छी बात है। स्फीयर बनाओ और उसमें एक कोन अच्छा सा इंस्क्राइब करो। कैसे इंस्क्राइब करोगे? तो ये देखो, ये रहा स्फीयर, और इस स्फीयर में एक ले लो बेस में सर्कल। और फिर इस सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे परपेंडिकुलर। और इससे इसको कर दो ज्वाइन। इस साइड हो गया। मतलब इस जो कोन है उसका जो सर्कुलर बेस है, ये सर्कल स्फीयर को टच कर रहा है। स्फीयर के अंदर एक रिंग ऐसे रखो, तो उसका सरकमफेरेंस स्फीयर को थ्रू आउट टच कर रहा होगा ऐसे। और टॉप पे एक सेंटर से डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिकल ऊपर एक पॉइंट होगा स्फीयर का, वो पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दिया सारे उसको। तो दिस इज हाउ द इंस्क्रिप्शन इज डन। ये पॉइंट को मैंने बोल दिया, नेम करते जाओ फटाफट जरा। ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो ए है, और ये है एम। ओके जी, ओके जी। और सेंटर ऑफ द स्फीयर यहाँ कहीं होगा, ओ। जनरेट्रिक्स क्या है? व्हाट इज जनरेट्रिक्स? ए बी और ए सी, तो ये एक्स है मान। और आपको पूछा क्या गया? इस इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है जी? व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन? हाँ, एक तो यहाँ पर ना तूफान आंधी चल रही है। अब इतने आंधी तूफान में तो सुनाई नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। बाहर कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ क्या? लेटर पाई आर, यस पाई आर एक्स हो गया। एल की जगह क्या है यहाँ पर? एक्स। तो लेटरल सरफेस एरिया इज पाई इंटू आर इंटू एक्स। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द बेस। ये आर है। क्लियर है? बट द प्रॉब्लम इज आर तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, और आर इनफैक्ट फिक्स भी नहीं होगा। एक्स चेंज होगा तो आर चेंज होगा। जैसे कि एक सिचुएशन ऐसे बना, तो ऐसे कौन तो ऐसा भी बनेगा। इसका आर चेंज हो गया, इसका एक्स भी चेंज हो गया। तो एक्स आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। You keep on changing x, you'll get that r, you'll get different r for various x. तो r को x के फॉर्म में मुझे लिखना है, और यही करना है और कुछ नहीं करना। r को x में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। ओके जी। ये और ये इक्वल है, और ये भी इक्वल है, और ये इक्वल टू कैपिटल आर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वो तो गिवन होगा क्योंकि स्फीयर फिक्स्ड है, कैपिटल आर फिक्स्ड है। So what do you observe actually? What is the relation between small r, capital R, and AM? PM is equal to AB square minus AM square। मानते हो? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABM, अंडर रूट भी है। व्हाट दैट? अरे हाँ या ना बोलते रहो यार। तो लिख दिया मैंने ऐसे, BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। क्या होगा? AM स्क्वायर, AM square is R plus OM whole square।
आया ना? ओ एम, ओ एम, ओ एम देखो यहाँ पर, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। व्हाट इज ओ एम स्क्वायर? बी एम स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो, आर प्लस ओ एम। ओ एम क्या होगा? ओ एम आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो, आ गया। आर और एक्स में रिलेशन आ गया, तो आर को एक्स के टर्म्स में इवेलुएट करो यहाँ से फटाफट जल्दी से। तो आई गेट आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर अंडर रूट स्मॉल आर। तो इट इज सिंपल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से कुछ तो आ रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्मॉल आर वाला टर्म एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ इधर ले जाओ। तो तुम्हारे पास में रिलेशन आ रहा है 2r इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का रूट इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, यही है? यहाँ तक ठीक है? 4r स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4r की पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें 4r की पावर 4 कैंसिल हो रहा है, तो आ गया तुम्हारा 4 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। 4r स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स की पावर 4/4r स्क्वायर। तो इसका रूट ले लो बेटा, तो ये इसका रूट आ जाएगा, मतलब आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2r का होल स्क्वायर आया। ये स्मॉल आर आ गया और हमें चाहिए पाई आर एक्स, तो आ गया। वो लेटरल सरफेस एरिया कैपिटल एस का फार्मूला आ गया कि नहीं आया? पाई इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। डन, बोलो। अब इन्होंने बोला डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में ऑब्वियस सी बात है, इसको डिफाइन होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इसको तो एक्स मैग्नीट्यूड वाइज 2r से लेस होना चाहिए। तो x लाइज बिटवीन 0 to 2r, ये डोमेन हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।
हाँ बोलो। 21 के बाद नेक्स्ट क्या था? 21 के अलावा तो कोई डाउट आपने बोला नहीं था इसमें। गेम 2 में और कोई डाउट नहीं किसी का? हम्म। तो गेम 3। हाँ गेम 3 में क्वेश्चन नंबर, पंडित जी चांद तुम्हारा तो कोई डाउट ही नहीं है गेम 3 में? है? भेजा नहीं? अच्छा है। 16 और 17 और 12, 17, 19। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 12, 17 और 19 में कुछ डाउट है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, ये। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई ग्राफ वाला है। तो 12th में सी पार्ट नहीं, 12th में, 12th का दोनों पार्ट। चलो वैसे इसको तो अगर ग्राफिंग करते समय डिस्कस करते तो ज्यादा बेटर होता, बट एनीवे 12th क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट में फटाफट डिस्कस करो, ध्यान से देखना। फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, यही है। इसका डोमेन क्या है? तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो पर डिफाइंड नहीं है, दिख रहा है? और ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, क्योंकि x को माइनस एक्स करो तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। हो रहा है कि नहीं? x को माइनस एक्स करो तो माइनस एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा, है ना? ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्रिक अबाउट, कोई फंक्शन अगर ऑड होता है, ये प्लस वन में किया होगा ट्रिग्नोमेट्री करते समय, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगी। मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही थर्ड में होगा, जैसा सेकंड में होगा वैसे ही फोर्थ में होगा। हाँ, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगी। तो जैसे जैसे ऐसे देखो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो ना ऐसा होता है ना। तो पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसा ग्राफ होता है, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब ओरिजिन से पास करने वाली कोई लाइन इसको दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पे कट करेगी। ओरिजिन के राइट में जहां कट करेगी उतने डिस्टेंस पे ओरिजिन के लेफ्ट में कट करेगी, ऐसा। तो ये इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। मोर ओवर, जब हम ग्राफिंग करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं ग्राफ में? डोमेन अगर पॉसिबल हो तो रेंज निकाल लेते हैं, रूट फाइंड कर लेते हैं कहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, वाई इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं कि एक्स को जीरो पुट करके वाई क्या आ रहा है, फिर मोनोटोनिसिटी कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम, और फिर कहीं पर जहां अनडिफाइंड है वहां लिमिट निकालनी होती है। बस यही पॉइंट्स, यही काम करने हैं। तो रूट इसके क्या है? रूट्स दिख रहे हैं फंक्शन के रूट, +-1, वाई प्राइम डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1+1/x के, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, बट डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि जीरो पर डिफाइंड नहीं है, तो जीरो पर ग्राफ ब्रेक होगा। अब चलो इसी पर ग्राफ करने की कोशिश करते हैं। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस,
और यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ये जो फंक्शन है इसकी एक बड़ी स्पेशल बात है, अगर आप देख पा रहे हो तो 0 पर इसका स्लोप क्या है? इन्फिनिट। 0 पर स्लोप क्या है? इन्फिनिटी। स्लोप dy/dx, इन्फिनिटी मतलब वर्टिकल, टेंजेंट वर्टिकल हो जाएगी 0 पर, और यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा। और एक और बात, इन्फिनिटी पर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 1। मतलब समझ रहे हो, जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 45 डिग्री पे मूव कर रहा होगा ऐसे, जैसे नीरज चोपड़ा का जेवलिन है ना, 45 डिग्री ऐसा। कहां पर? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ऐसा होगा। तो मैंने क्या किया कि 45 डिग्री का y को x लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी के पैरेलल वो डिसअपीयर होगा, प्रकट होगा -इन्फिनिटी पर, तो इसी के पैरेलल प्रकट होगा, और जब दूसरे एंड पे जाएगा तो इसी के पैरेलल मूव करते हुए जाएगा ऐसा। बीच में क्या होगा? बीच में बहुत कुछ हो रहा है, कहीं पर स्लोप इन्फिनिटी भी हो रही है, कहीं पर वर्टिकल हो गया, कहीं पर ऐसे कुछ भी हो रहा होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। और यहां से पास करेगा, ये भी अनडाउटेड है। कहां से? -1 0 से, और 1 0 से पास करेगा, ये भी अनडाउटेड है। ओके जी, तो मैं 3 चीजें बता रहा हूं इसको देखो। एक, इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है? अगर x को इन्फिनिटी पुट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये y को x जैसा है, x से थोड़ा कम, x -0, 0 मतलब वेरी स्मॉल, x में थोड़ा कम, मतलब है f इन्फिनिटी पर द फंक्शन विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बट किसके जैसा? y = x से थोड़ा छोटा। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे जाएगा ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो और भी अच्छी बात है, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ये ऐसे जाएगा, और बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पता है ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे बढ़ता हो जाएगा, बट इंफिनिटी पर वो y को x में मर्ज होगा ऐसे। ठीक है, अब आगे बात, 0 पर क्या होगा? 0 पर मतलब 0 के राइट में, 0 पर डिफाइंड तो है नहीं, तो 0 पर राइट लिमिट निकालो, f0 प्लस निकालो, f0 प्लस निकाल सकते हो, h -1/h। x के जगह 0 + h निकालते थे ना RHL निकालते समय, ये तो h टेंडिंग टू 0, h अप्रोचेस टू 0, क्या आएगा बताओ? ये तो 0 हो गया, -इन्फिनिटी आया, मतलब 0 पर राइट लिमिट -इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो आप देख रहे थे वो समझ रहे हो क्या? अरे यार, ये तो गायब ही हो गई। देखिए अंडू करके शायद हो जाए, नहीं आ रहा है आगे, दिख रहा है? ये देखो, तो कुछ ऐसा है, ऐसे वर्टिकली यहाँ से राइज करता हुआ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ 1 0 से पास करता हुआ, और ये कहाँ चला जाएगा? इस लाइन में मर्ज हो जाएगा, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा ऐसा, ऐसा। क्यों? लेफ्ट लिमिट निकालो 0 पर तो +इन्फिनिटी आ जाएगा, f0 नेगेटिव करो, आ जाएगा -h -1/-h, क्या आ जाएगा तुम्हारा? इन्फिनिटी। मतलब 0 पर लेफ्ट साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब y एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा, और ये तो रूट है, -1, 0 से पास करेगा, इधर -इन्फिनिटी पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, x से थोड़ा बड़ा,
तो y गुणे x लाइन के ऊपर होगा ऐसा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? x माइनस 1/x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपको ये चीज को पूरी तरह से अच्छे से समझने डाइजेस्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो होने दो। ऐसा ऐसा, ऐसा। ये देखो, ऐसे दूसरा वाला ग्राफ भी अपने आप ट्राई कर लेंगे इसी तरह से। यही सारी बात वहां भी करनी पड़ेगी। ऑड फंक्शन वहां भी आएगा, बट वहां पर सिर्फ फर्क ये होगा कि डेरिवेटिव यूनिफॉर्म साइन का पॉजिटिव इंक्रीजिंग नहीं आएगा हमेशा। जैसे ये तो हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है ना, देखो यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ किसी भी पॉइंट पर जहां डिफाइंड है वहां पर इसका नेचर क्या है? इंक्रीजिंग है। बट जो दूसरा वाला फंक्शन है वो ऐसा नहीं होगा। उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। डेरिवेटिव बोलो। डोमेन वही है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। रेंज क्या आएगी इसकी? AMGM से माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये 11th में इसका रेंज निकाल चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ इसका y प्राइम निकालो तो क्या आएगा? 1 माइनस 1/x²। ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1/x²। तो इसका डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 1 क्रिटिकल पॉइंट है। अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर x माइनस इन्फिनिटी से -1 है तो पॉजिटिव है, और 1 से इन्फिनिटी में भी क्या है? पॉजिटिव है। इतने से लगभग ग्राफ के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी पर ही x जैसा बिहेव करेगा, इसलिए y गुणे x लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर दो ऐसे। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट थे, एक 1 एक -1। 1 यहाँ है और -1, दोनों प्लॉट करो। दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 पर वैल्यू 2 आ रही है और -1 पर वैल्यू -2 आएगी। ऑड फंक्शन है। डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है साहब, यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि -1 जो है, -1 इंक्रीज करके डिक्रीज करा मैक्सिमा। -1 पर लोकल मैक्सिमा है। बताया था कि नहीं बताया था मुझे? ऐसे 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 हो जाएगा। -1, 2 इधर लेफ्ट में इंक्रीज करेगा, राइट में डिक्रीज करेगा, तो ये मैक्सिमा फॉर्म हो गई। 1 पर लेफ्ट में डिक्रीज करते हुए आएगा और राइट में इंक्रीज करेगा, तो ये मिनिमा फॉर्म हो गई। 1 पर वैल्यू 2 आ रही है, लोकल मिनिमा। लोकल है ये, ग्लोबल नहीं, मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है। 0 पर लिमिट निकालो, 0 पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी आएगा, और 0 पर लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये निकाल लेना आप, f0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी और f0 पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज करते हुए आएगा। 0 पर क्या हुआ? ब्रेक हुआ, डिसकंटिन्यूअस जंप हुई वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से जंप करके प्लस इन्फिनिटी हुआ, और इन्फिनिटी पर ये y गुणे x लाइन में मर्ज हो जाएगा। वो तो दिख ही रहा है। ये ग्राफ है किसका? इसकी रेंज समझ में आ रही है? माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी। y कोऑर्डिनेट देखो कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो रेंज भी कंफर्म हो। तो ग्राफ करते समय आपको डेरिवेटिव, कर्वेचर, डबल डेरिवेटिव, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ये सब बातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए ग्राफ करने का सही वक्त होगा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद। बट बिकॉज आपको बेसिक आता है तो आप कर सकते हो। छोटा मोटा ग्राफ तो अभी से आदत डालो वर्कआउट करने का। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था?
गेम 3 का और कौन सा क्वेश्चन जल्दी बोलो। 17, 19, 20। 17, 19, 20। हाँ जी, 17 में कौन से पार्ट में दिक्कत है? 17 का फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ। y इक्वल टू log ऑफ sin x। अभी मैं बेस को एक ये ई बेस पर मान के चल रहा हूँ। 10 बेस और ई बेस पर नेचर एक ही आएगा क्योंकि दोनों ही इंक्रीजिंग लॉग होंगे। तो y प्राइम क्या आएगा? y प्राइम आएगा log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स, और sin x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x। तो ये आ गया माइनस cos ऑफ sin, cos x बाई sin x होगा cot x। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से π/2 में, 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, और π/2 से पाई में नेगेटिव होगा क्योंकि cos नेगेटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, y is increasing in 0 to π/2 and decreasing π/2 to पाई। यही प्रूफ करना था। अब इसमें क्या दिक्कत थी मैं समझ नहीं पाया, क्या डाउट था पंडित जी तुम्हारा था? क्या डाउट था बताओ। हाँ नहीं हो गया क्लियर, नहीं वो क्लियर क्या हुआ वो मुझे बताओ ना। क्या अनक्लियर था जो अभी क्लियर हो गया, वो जानना बहुत जरूरी है, जल्दी बोलो। कैसे क्या किया था ये मैं जानना चाह रहा हूँ। डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करके यही आया था कि कुछ और आ गया था ये बताओ। यही आया था। तो cot x का साइन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये कैसे गलत आ सकता है? ये तो तभी गलत आएगा जब आप चाय के बजाय कुछ और पी रहे होंगे। अगर कैसे cot tan साइन cos tan cot का चारों क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कोई बच्चा कैसे भूल सकता है? ऐड शुगर टू कॉफी भी याद रहे तो भी हो जाएगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा चले जाओ तो भी हो जाएगा। मतलब शॉक देते हो कभी कभी आप, जो है बिल्कुल खतरनाक काम कर जाते हो। एनीवे पांचवा पार्ट पे जाओ। पांचवा क्या है? y इज इक्वल टू a की पावर kx माइनस a की पावर माइनस kx। a 1 से बड़ा है। अच्छा जी, y प्राइम क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा? a की पावर kx को kx के रिस्पेक्ट में a की पावर kx इंटू लॉग ए, नेचुरल लॉग ए, इंटू kx का x के रिस्पेक्ट में k, माइनस a की पावर माइनस kx इंटू लॉग ए, और माइनस kx का x के रिस्पेक्ट में माइनस k। आप देखोगे क्या आएगा, k log a कॉमन आ गया, आया a की पावर kx माइनस और माइनस प्लस a की पावर माइनस kx। अब जरा देखो, log a पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ी नंबर का log। अरे log का ग्राफ याद है ना, ऐसा होता है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर बेस 1 से बड़ा है तो 1 से राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गई। अरे बताते जाओ हाँ या ना। तो ये डेरिवेटिव का साइन किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन है जो डेरिवेटिव के साइन को डिसाइड करेगा? के। तो बात खत्म नहीं हो गई।
अगर के पॉजिटिव है तो अगर के पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर के नेगेटिव है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब है कि y इज इंक्रीजिंग जब k पॉजिटिव हो और y इज डिक्रीजिंग जब k नेगेटिव हो। बात खत्म? अरे हाँ या ना? तो हाँ या ना? तो हाँ। हाँ है तो आंसर खत्म हो गई, आ गया, ये प्रूव हो गया। तो 17th के बाद आगे बताइए जी। 17th हो गया। 17th के अलावा 19 एंड 20 नोट कर लिया, हटा दो इसको। अच्छा 1920 जो है ये तो पिछली क्लास का ही डिस्कशन है। किसी भी फंक्शन का अगर मुझे लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है तो उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज निकालने के लिए 11th में आपने दो मेथड किए थे। एक इनवर्स इनवर्स वाला मेथड कि x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करके और डोमेन रेस्ट्रिक्शन लगा करके y क्या क्या हो सकता है ये निकालना, और दूसरा कि x डोमेन से स्टार्ट करो और x से y तक की यात्रा करो कंपोज करते हुए वहां से। तो दोनों मेथड से आ जाता है। जैसे अब इसमें से कुछ क्वेश्चन को करके मैं बताता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन है ना। वैसे भी कल अगर क्लास पॉसिबल हुई इवनिंग में नहीं हो पाएगी, अगली क्लास में हम लोग को रेंज ही डिस्कस करना है। कल की क्लास अगर दिन में, कल की क्लास कितने बजे है तुम्हारी? इसी टाइम है तो उसमें तो डाउट रहेगा नहीं ज्यादा आपका। तो हो सकता है रेंज कल की क्लास में मैं करा ही दूंगा, ठीक है। बट वर्चुअली अभी बता दूं क्या है? रेंज डिस्कस कर ले अभी, साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं इसी के। तो लिख दो हेडिंग दो सभी लोग। हैं? कौन बोला नो सर? किसान? हाँ क्या टाइम हो गया? हाँ टाइम हो गया। चल कोई बात नहीं। तो टाइम हो गया तो मैं केवल एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ सो दैट आप जो है ये बाकी क्वेश्चन उसी तरह से कर जाए। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है ना, इसको देखो ध्यान से। अगर y है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले डोमेन बोलो क्या होगा इसका, जल्दी बोलो। ऑल रियल, वेरी गुड, ऑल रियल। अच्छा अगर डोमेन इसका ऑल रियल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, and therefore x square into y minus 1 is equal to minus 1 minus y। इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, and therefore x square की वैल्यू आ गई 1 plus y अपन 1 minus y। बट अगर x रियल है, अगर x रियल है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 plus y अपन 1 minus y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। तो इक्वल टू 0 से तो आंसर आया -1, और यहां से वेविकर मेथड -1 एक रूट प्लस 1 एक रूट और नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट। तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव कहाँ आ रहा है बताओ? -1 ओपन से 1 ओपन यूनियन सिंगलटन -1। तो फाइनल आंसर क्या है? हाँ जी, तो यहां से आया कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 क्लोज्ड से 1 ओपन। अब एक फंक्शन है जो -1 से 1 वैल्यू टेकअप कर रहा है, बट 1 वैल्यू टेकअप नहीं कर रहा है, 1 से छोटी सारी वैल्यू टेकअप कर रहा है। अब इसका LUB क्या होगा? व्हाट विल बी लीस्ट अपर बाउंड? सबसे लीस्ट अपर बाउंड मतलब
ऊपर 1 से बड़ी हर नंबर इसकी अपर बाउंड, 1 भी अपर बाउंड, क्योंकि फंक्शन की सारी वैल्यूज 1 से क्या है, छोटी है। तो LUB 1 हुआ कि नहीं? 1 से छोटी कोई नंबर ले लो, 0.999, क्या इस फंक्शन के लिए अपर बाउंड हो सकता है? नो, क्योंकि ये फंक्शन 0.99999999999 वो वैल्यू भी टेकअप कर रहा है। तो एनी नंबर विच इज स्मॉलर देन 1 कैन नेवर बी अपर बाउंड फॉर दिस। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड? 1। LUB इज 1, बट मैक्स वैल्यू इस फंक्शन की 1 नहीं है, क्योंकि 1 ये टेकअप नहीं करता। कल मैंने क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन अपनी वैल्यू अपने अपर बाउंड LUB के बराबर वैल्यू जनरेट कर देता है, तब वो उसकी मैक्स वैल्यू हो जाती है। अगर LUB वाली वैल्यू वो फंक्शन अटेन नहीं कर रहा है, इसका तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। F max is not equal to 1. F max इसका इनफैक्ट डिफाइंड है ही नहीं। This function has no maximum value. Why? Whatever value smaller than 1, you will say this function takes up larger than that value. अब कोई एक वैल्यू बोल दो, 0.99 बोल दो, इससे बड़ी वैल्यू भी ले रहा है, 0.999 उससे भी बड़ी ले रहा है, पॉइंट डेसिमल के बाद 50 9 कर दो, उससे भी बड़ी 51 9 लगा दो, तो मैक्स वैल्यू नहीं डिफाइंड है। और GLB क्या है? लोअर बाउंड इसके क्या है? इनफाइनाइट लोअर बाउंड है, -1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4, -1 से छोटा हर नंबर इसका लोअर बाउंड है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड? -1। और फंक्शन वो वैल्यू टेकअप कर रहा है, यस। तो F मिनिमम क्या हो गया? इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही ये सारे सवाल कर जाएंगे। कौन से? हाँ, 19 और 20, और मतलब ये वाली गेम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। कल क्या डिस्कस करेंगे? 4 5 6। पहले तो मैं अभी देखता हूँ, अगर पीछे का कुछ रिकॉर्डिंग होगा तो अभी मैं शेयर कर देता हूँ, जिसमें 4 5 6 के डाउट्स अगर उसमें डिस्कस हुए रहेंगे तो वहां से देख लेना, जो जो डाउट हो जाए। तो जो बच्चे रहेंगे वो कल की क्लास में डिस्कस। ठीक है जितेंद्र जी? ये तुमको आंधी तूफान से कुछ ज्यादा प्यार है क्या? हैं? यार तुम्हारी क्लास में बैठने पर ना